देखो अनकॉन्शियस भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक टेम्परेरी अनकॉन्शियस होता है, एक परमानेंटली अनकॉन्शियस होता है। अब टेम्परेरी अनकॉन्शियस मतलब जैसे किसी को ऐसे मतलब विल पावर कमजोर है, जब उसका कोई फिजिकल स्टैंडर्ड जो है हर किसी का एक जैसा नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट केस में हम देखते हैं बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उनका जो विल पावर कमजोर होती है तो वो क्या हो जाते हैं, यार मैं ब्लीडिंग नहीं देख सकता हूँ, ये ऐसा ब्लड वगैरह ये मैं मेरे बस की बात नहीं है, वो नहीं कर सकता ना। तो वो भी एक किस्म का मतलब अनकॉन्शियस हालत में आ जाता है। उसको हम क्या बात करते हैं, उसको उठा के छाया पे लाया, थोड़ा शूज वगैरह रिमूव किए, जो उसको थोड़ा जो जैकेट वगैरह लगाई है, टोपी वगैरह लगाई वो रिमूव की, तो उसको थोड़ा सा क्या करके हम रब करेंगे, थोड़ा सा पानी पानी वानी पिलाया तो वो थोड़ा रिकवरी वो रिकवर हो सकता है। मगर एक परमानेंटली अनकॉन्शियस हो सकता है। अब परमानेंटली जो बंदा अनकॉन्शियस होगा तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड है, उसके लिए फर्स्ट एड है सॉरी सीपीआर। सीपीआर का पता आपको, सीपीआर कैसे दिया जाता है? ये एक फर्स्ट एड है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। सीपीआर का मतलब और इसको देने का तरीका, किसी को है कोई बॉयज या गर्ल्स में से किसी को पता है कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, किस हालत में दिया जाता है, कौन कौन से विक्टिम को हम सीपीआर दे सकते हैं और इसकी टाइमिंग क्या है, पता है? तो सीपीआर का मतलब है, मतलब एक बंदा जो क्लिनिकल डेथ में चला गया, जो डेथ होती है ना, जब किसी भी विक्टिम जब कोई भी बंदे की डेथ होगी तो डेथ होती है दो किस्म की। नंबर एक, पहले सबसे पहले डेथ होती है क्लिनिकल डेथ कौन बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ। उसके बाद अगर 10-15 मिनट का टाइम निकल गया क्लिनिकल डेथ में तो फिर वो डेथ बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। अब क्लिनिकल डेथ में आप उसको सीपीआर देकर रिवाइव कर सकते हो विक्टिम को, बट बायोलॉजिकल डेथ जब हो जाती है, जब बायोलॉजिकल डेथ मतलब जब उस विक्टिम के जो ब्रेन सेल है वो डाइट हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ रिवर्सिबल है बट बायोलॉजिकल डेथ रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन हमारा है अगर ये ऐसा वाइटल ऑर्गन है, अगर इसका 1% भी डेड होगा तो ये रिवाइव नहीं होता है। हमारे कुछ ऐसे और वाइटल ऑर्गन है बॉडी में जो रिवर्सिबल है, बट ब्रेन एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि अगर इसका 1% भी डेड होगा तो ये रिवाइव नहीं होता है। अब क्लिनिकल डेथ जो है ये रिवर्सिबल है और बायोलॉजिकल डेथ रिवर्सिबल नहीं है। क्लिनिकल डेथ में हम उसको सीपीआर देके, विक्टिम को सीपीआर देके उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। बायोलॉजिकल डेथ में अगर उसमें जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी होगा ना, एमबीबीएस भी होगा कोई, तो वो उसको रिवाइव विक्टिम को नहीं कर सकता। अब क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, हम देखते हैं कई बार सुनने में भी हमारी सोसाइटी में बातें आती है कि यार जो पुराने बंदे की डेथ हो गई, कैसे हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया तो डेथ हो गई। अब वो हार्ट अटैक जब होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो क्लिनिकल डेथ में होता है पहले। अब उसको टाइमली आपने सीपीआर दे दिया तो 50% चांस होते हैं उस विक्टिम को रिवाइव होने के। और हमारा जो एसडीआरएफ की टीम है, आपको पता है कि जब अमरनाथ यात्रा चलती है तो हाई एल्टीट्यूड पर जब भी कोई यात्री आते हैं ना तो बड़े सारे ऐसे यात्री होते हैं कि जिनका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की जो टीमें लगी होती है, हर 200 मीटर पे हमारा एक बड़ी में टीम होती है, तो वो हम हर साल 2-4 पेशेंट ऐसे होते हैं कार्डियक अरेस्ट वाले जिनको हम टाइमली मौके पर सीपीआर देके हम उनको रिवाइव करते हैं। जस्ट अभी पिछले दिनों में शनि हमारा जो बेस कैंप लगता है वहां पे भी एक ऐसा वाकई हुआ था। एक लेडीज थी बाहर की कोई, तो उसको थोड़ा सा ऐसे सफोकेशन जैसी हुई तो वो अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस हालत में क्या किया उसको, वो उन्हीं के लोगों ने जो जो वहां पे जो लंगर चलता है उनकी कमेटी वाले लोग थे, उन्होंने उनको उसको उठा के थोड़ा सा चेस्ट को प्रेस किया, ऐसे ऐसे सबकी वगैरह दी, तो वो 2-3 मिनट के अंदर वो लेडीज ऐसे उससे थोड़ी रिकवरी होगी उसकी। तो यही चीज होती है कि अगर टाइमली किसी विक्टिम को आपने ये प्रोसेस कर दिया सीपीआर का तो बंदे के रिवाइव होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सीपीआर होता क्या है, सीपीआर की क्या फुल फॉर्म है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो हो गया हमारा हार्ट, पल्मोनरी हो गया हमारे लंग्स और रिससिटेशन उसको रिवाइव करना। मतलब किसी भी कारण किसी भी इंसिडेंट में या किसी डिजास्टर साइट में वो विक्टिम उसका जो हार्ट और लंग काम करना बंद कर गए, तो आपने क्या करना, थ्रू सीपीआर के उसको एक फर्स्ट एड देके उसको आपने रिवाइव करना विक्टिम को। अब वो फर्स्ट एड देनी है
की पोजीशन अपनी और टाइमिंग, ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो इसका हम एक आपको डेमो करके दिखाएंगे, आपसे भी करवाएंगे, कुछ बच्चे आएंगे बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये सीपीआर का प्रोसेस आप देखोगे पूरा पहले कि कैसे सीपीआर दिया जाता है, किस पोजीशन में या किस कंडीशन में, और इसकी टाइमिंग क्या है। देखो मैंने बताया कि क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। अब क्लिनिकल डेथ जो है इसको बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट होने में जो मेडिकल टर्म बोलती है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको 6 से 8 मिनट का टाइम लगता है क्लिनिकल डेथ को बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट होने में। अब इसी 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी विक्टिम को आपने सीपीआर का जो फर्स्ट एड दे दी तो उसको 50% चांसेस होते हैं रिवाइव होने के। मे भी अगर ट्रॉमा केसेस होगा, तो अगर कोई मेडिकल केसेस होगा तो कई बार नहीं भी होता है, जब एज फैक्टर भी होता है, कोई मतलब ज्यादा ओल्ड एज का होगा तो कई बार वो नहीं रिवाइव करता है। मगर ट्रॉमा केसेस में ज्यादा से ज्यादा हम यही देखते हैं कि 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी पेशेंट को या किसी विक्टिम को आपने रेस्क्यू करके उसको सीपीआर देके आप उसको 50% चांस होते हैं उसके रिवाइव होने के। कई बार हम जाते हैं रेस्क्यू साइड में तो ड्रोनिंग केसेस में होता है ऐसा, कोई बंदा डूब जाता है तालाब में, नहर में या कुएं में या किसी और दरिया में, तो हम कई बार जाते हैं। तो अगर ज्यादा टाइम हो गया, 1 घंटा 2 घंटे हो गया, तो फिर उसका सीपीआर देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल डेथ में चले जाता है। बायोलॉजिकल डेथ रिवर्सिबल नहीं है। तो सीपीआर का मतलब है कि जल्दी से जल्दी उसको एक एज ए फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल जाने से पहले का ट्रीटमेंट है ये। अगर उसको टाइमली आपने किसी विक्टिम को सीपीआर दे दिया तो बंदे के रिवाइव होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सीपीआर देना कैसे है, किस हालत में देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने टाइमिंग बता दी। ड्रोनिंग केसेस में क्या होता है कि 2-3 मिनट हमें और ज्यादा मिल जाता है। जैसे 6 से 8 मिनट बोला मैंने, 10 मिनट तक टाइम होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई पानी में डूब जाता है तो 10 मिनट तक उसके लिए हम 10 मिनट के अंदर अंदर उसको हम सीपीआर देकर रिवाइव कर सकते हैं ड्रोनिंग केसेस में। बट ऐसे अगर कोई ट्रॉमा केसेस होगा या कार्डियक अरेस्ट वाला होगा या हार्ट अटैक वाला होगा तो उसके लिए यही टाइम नहीं है 6 से 8 मिनट के अंदर। अब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या समझते हो आप। हार्ट अटैक इसको बोलोगे तो कार्डियक अरेस्ट क्या होगा। हार्ट अटैक जो होता है उसके हमें साइन सिम्टम दिख जाते हैं, पर कार्डियक अरेस्ट वाला जो पेशेंट होगा उसके हमें कोई साइन सिम्टम नहीं दिखेंगे। जैसे वो कार्डियक अरेस्ट मतलब ऐसे चलते चलते कोई काम करते करते बंदे का हार्ट कोलैप्स हो जाता है, बंदा कोलैप्स होकर सडनली नीचे गिर जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। तो जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा उसके लिए क्या है, उसको पहले थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आ जाएगी, मतलब जैसे कोई किसी को हार्ट अटैक आने के सिम्टम क्या दिखते हैं पहले। कई बार क्या होता है उसकी चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है पहले, वो पेन आप स्लोली बाजू में निकलेगी, जब उसको स्वेटिंग ज्यादा आएगी, जब वो खुद बोल के बताएगा आपको यार मेरे को कुछ अजीब जैसा फील हो रहा है, सफोकेशन जैसी होगी उसको ना, तो ये सिम्टम हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए दिख जाएंगे। पर कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के लिए ये सिम्टम नहीं दिखेंगे। वो सडनली काम करते करते, बात करते करते, चलते चलते, खाते खाते एकदम कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। तो सडनली अगर कोई बंदा कोलैप्स होकर नीचे गिर गया तो आपने क्या करना है, उसको उठा के सबसे पहले सीपीआर का एक फार्मूला होता है, उसको याद रखना, डॉक्टर एबीसी। क्या फार्मूला, डॉक्टर एबीसी। अब डॉक्टर एबीसी का मतलब क्या है कि अगर कोई पेशेंट या कोई विक्टिम नीचे गिर गया तो आपने क्या करना है, डी, डॉक्टर एबीसी का फार्मूला याद रखना है। डी फॉर हो गया डेंजर। कई बार हम देखते हैं कि कोई गाड़ी में या कोई एक्सीडेंट केसेस में कोई गाड़ी में कोई विक्टिम फंसा हुआ है, उसका कोई हजार तो नहीं है वहां पे, कोई ऐसा कोई खतरे वाली चीज तो नहीं है, कई बार गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है या कहीं कांच के टुकड़े पड़े हैं, तो ये क्या है, सेफ्टी है उसकी और अपनी भी, उस विक्टिम जो उसको एज ए फर्स्ट एड दे रहा है। तो आपने क्या करना, डी फॉर डेंजर, डेंजर्स को देखना है कि कोई ऐसा कोई चीज तो नहीं है जो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी और उस विक्टिम के लिए भी हानिकारक होगी। तो अगर कोई ऐसी कोई ऐसा कोई वहां पे कोई हजार मटेरियल पड़ा हुआ है या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कई बार गैस लीक कर जाती है या कोई इलेक्ट्रिकल वायर पड़ी हुई है, तो ये सेफ्टी है उसके लिए। डी फॉर डेंजर, डेंजर्स को देखना आपने, फिर उसके बाद क्या करना है, आर से रिस्पॉन्स चेक करना उसका। डॉक्टर एबीसी है ना, डी फॉर डी से होकर डेंजर, आर से होकर विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक करना है। अब विक्टिम जब कोलैप्स होकर नीचे जाएगा तो वो किस हालत में होगा, यही बात है ना। जैसे कोई भी आपको ऐसा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलेगा, अगर वो अनकॉन्शियस है तो वो जाहिर सी बात है कि वो मतलब सही पोजीशन में नहीं होगा,
वो गिर जाएगा ऐसे कोलैप्स होके। अब वो मुंह के बल गिरा है, जब साइड पे गिरा है, जब पीछे पीठ के बल गिरा है, तो ये एक सीपीआर देने की एक पोजीशन होती है। जब भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो वो क्या होता है कि वो प्राउड पोजीशन में गिरता है, जहाँ स्पाइन पोजीशन में, जहाँ आपको रिकवरी पोजीशन में मिलेगा। तो किसी भी हालत में कोई पेशेंट होगा तो आपने क्या करना है, उसको उठा के प्राउड पोजीशन में लाना है, और सॉरी स्पाइन पोजीशन में लाना है। स्पाइन पोजीशन मतलब पीछे के ऐसे लिटा के उसको एक घंटा आप आ जाओ। अनकॉन्शियस हालत में, तो जो जहां तो वो मिलेगा प्रोन पोजीशन में, जहां मिलेगा हमें स्पाइन पोजीशन में, जहां मिलेगा हमें रिकवरी पोजीशन में। प्रोन पोजीशन मतलब अगर कोई बंदा मुंह के बल गिरा हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन। उसके बाद उसको सीपीआर देना पड़ेगा। अब सीपीआर देने का तरीका है, रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्स कैसे चेक करना, नीलिंग पोजीशन में आना है। आवाज आ रही है मेरी? नीलिंग पोजीशन में जाना है उस विक्टिम के राइट साइड पे। कहाँ जाना है? राइट साइड पे, क्योंकि हार्ट हमारा कहाँ होता है? कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। कौन बोल रहा है लेफ्ट साइड होता है? कहाँ होता है? शाबाश, हाँ बोला आपने। और कोई बोलेगा कहाँ होता है हार्ट हमारा? लेफ्ट साइड। बैठो। हार्ट हमारा कहाँ होता है? सेंटर में। ये है ना हमारा जो स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं? एक तो रिब्स केस आगे सेंटर है, ये स्टर्नम के बिल्कुल सेंटर में होता है, मगर वो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे झुका होता है लेफ्ट साइड की ओर। तो हम यही मान के चलते हैं कहाँ है वो? लेफ्ट साइड, क्योंकि वो ब्लिंक करता है जो हमारी दिल की धड़कनें हम फील कर सकते हैं, वो हमें लेफ्ट साइड दिखती है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हार्ट हमारा कहाँ है? लेफ्ट साइड। बट वो लेफ्ट साइड नहीं होता है, वो बिल्कुल सेंटर में होता है, जो स्टर्नम के बिल्कुल। रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे? ये जो आपकी ये बोन होती है ना, जो कॉलर बोन जिसको हम बोलते हैं, क्लाविकल बोन भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपने टैप करना है, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। मतलब एक तरीका है, ये फार्मूला है उसको, उसका रिस्पॉन्स चेक करने का। आर यू ओके मतलब आपने अगर कोई नॉन पर्सन होगा तो आप उसको नाम से भी बुलाओ, या कोई आपका कोई जान पहचान वाला है तो किसी भी तरीके से आप उसको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, मतलब देखना है कि वो रिस्पॉन्स देने लायक है कि नहीं है। अगर रिस्पॉन्स देने लायक है, आंखें खोल रहा है या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अनकॉन्शियस परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी अनकॉन्शियस है। तो आपने क्या करना है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो फिर उसके बाद क्या करना है? डॉक्टर, मैंने बोला डॉक्टर ABC, एक फार्मूला है, ABC चेक करना उसका। अब ABC का क्या मतलब है? ए फॉर बोलो, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, अब उसका आपने ABC चेक करना है। ए फॉर एयर भी ओपन करना है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने का एक हमारा बना हुआ वे बना होता है। ये जो हमारा क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? फूड पाइप और विंड पाइप दोनों होती है। अब हम सांस लेते हैं कौन से रास्ते से लेते हैं? फूड पाइप से लेते हैं कि विंड पाइप से लेते हैं? विंड पाइप से। अब उसका एयर वे आपने ओपन करना है, विंड पाइप उसकी खोलनी है। अब विंड पाइप कैसे आप देखो, एयर वे ओपन करने का तरीका क्या है? ट्रॉमा केसेस और मेडिकल केसेस अलग अलग होते हैं। अगर मेडिकल केसेस होगा तो आपने हेड टिल चिन लिफ्ट, एक फार्मूला है, हेड टिल, हेड को पीछे की ऐसे एक हाथ रखना है हेड पे, चिन को ऐसा अपना ऐसे करना है, इस तरीके से ऐसे हेड को पीछे खींचा, चिन को लिफ्ट किया ऊपर। ये वाला अगर इसमें कोई ट्विस्ट पड़ा होगा विंड पाइप में
तो आपका एयरवे ओपन हो जाएगा। दूसरा ट्रॉमा केसेस में क्या है, जॉ थ्रस्ट मेथड, जॉ को आपने ऐसे पकड़ के पीछे उसकी हेड की वाली साइड पीछे होके जॉ को पीछे खींच रहे हैं और लिटिल फिंगर मुंह को जौड़े को उसका खोलना है, ओपन करना है। मुंह को खोल के ऐसे देखा, ऐसे देखा आपने, देखना है कि उसकी कई बार क्या होता है कि कई बार पेशेंट की जो मेडिकल केसेस में पेशेंट होते हैं उसकी टंग फोल्ड हो जाती है, उसकी वजह से भी उसका एयर भी ब्लॉक हो सकता है। जब कोई सडनली कोई नीचे गिरा है, दांत टूट के उसका गले में फंस सकता है, या उसकी वजह से भी उसका एयर भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये आपने देखना है कि उसका एयर भी ओपन करने की, मतलब जब फार्मूला है तो एबीसी वाला, एयर भी ओपन किया, फिर आपको क्या करना है, बी से ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग कैसे देखनी है, ब्रीथिंग मतलब सांस, उसको सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, वो कैसे चेक करोगे, लुक लिसन फील। ब्रीथिंग चेक करने का भी एक फार्मूला है LLM, लुक लिसन फील। अब लुक क्या करना है, आपने एक हाथ रखना है फोरहेड पे, एक हाथ रखना है चेस्ट पे और कान लेके जाना बिल्कुल ऐसे नोज के पास। लुक क्या करना है, चेस्ट वाले हाथ को देखना आपने, चेस्ट वाले हाथ को देखा, जब भी हम सांस लेते हैं तो चेस्ट हमारी राइट फॉल होती है, ऊपर नीचे होती है ना, लुक उसको देखना है। लिसन क्या करना है, कान से उसकी सांस को सुनना है, ससुराल की आवाज हम लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, थोड़ी सी ऐसे कान से ससुराल की आवाज आएगी तो हमें पता चल जाएगा। लिसन और फील कर रहे हैं उसकी गर्माहट को, अगर वो सांस छोड़ेगा तो जो हम सांस छोड़ते हैं तो थोड़ी सी गर्म हमें फील हो जाएगी। वो लुक लिसन फील, ये है तो ब्रीथिंग चेक करने का फॉर्मूला। उसके बाद अगर ब्रीथिंग उसकी आवश्यक है, नहीं चल रही है, फिर आपने करना है सी से सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि देखना है कि उसकी सर्कुलेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, उसकी जो हार्ट जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सर्कुलेशन चेक करने का एक तरीका है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, अगर कभी कभार फीवर हो जाता है तो डॉक्टर आपकी एक पल्स पकड़ता है, ये ऐसे पकड़ते ना, ऐसे देखता है वो, ये क्या है, ये यहाँ पे एक पल्स होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियल पल्स। यहाँ पे पल्स है, अगर ये वाली पल्स उसकी ऑप्शन है, नहीं चल रही है, ये बिल्कुल थम के बिल्कुल पास होती है, ये थम है ना हमारा, ये थम है, थम के बिल्कुल ये ऐसे होती है, आप खुद भी फील कर सकते हो जहाँ पे। अगर ये वाली पल्स चल रही है इसका मतलब है कि उसकी सर्कुलेशन चल रही है। अगर ये वाली पल्स नहीं चल रही है, फिर आपने क्या करना है कि ये जो ट्रैकिया हमारा, ये ट्रैकिया की लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों साइड एक और पल्स होती है जिसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। और अगर जब भी किसी पेशेंट की क्लिनिकल डेथ होती है तो सबसे लास्ट में ये वाली पल्स एब्सेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल नियरेस्ट होती है। जब ये वाली पल्स एब्सेंट होगी तो मतलब कि बंदे की क्लिनिकल डेथ होगी। अब क्लिनिकल डेथ में आपको उसको सीपीआर देना है और उसको रिवाइव करना है। मैंने बोला कि क्लिनिकल डेथ जो है रिवर्सिबल है, बायोलॉजिकल डेथ रिवर्सिबल नहीं है। अब ये वाली आपने पल्स देखी नहीं चल रही है तो उसके बाद आपको उसको जल्दी से जल्दी सीपीआर देना है। अब सीपीआर देना कैसे है, सीपीआर मतलब चेस्ट कंप्रेशन देंगे आपको, उसकी मतलब चेस्ट को आपको दबाना है हाथ को, और उसके बाद आपको उसको सीपीआर को परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकली उसका ये वर्क करना है। अब सीपीआर देने का तरीका क्या है बताऊंगा। ये जो लास्ट रिप्स होती है हमारी, लास्ट रिप्स जो फ्लोटिंग रिप्स है लास्ट वाली, इसको पल्पेट करते 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 कहाँ है, ये वाला सेंटर पॉइंट, यहाँ पे एक टिप होती है छोटी सी, इसको हम डोगरी देसी भाषा में बोलते हैं कोई बात नहीं कंधा, ठीक है। जहाँ पे टिप को आपने पल्पेट करके जहाँ पे सेंटर में आए उसको बोलते हैं जॉयफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जॉयफॉइड प्रोसेस। जहाँ पे जॉयफॉइड प्रोसेस से दो फिंगर अप बढ़ ऊपर वाली साइड, दो फिंगर अप बढ़, जैसे कि दो फिंगर अप बढ़ आ गई, वहां पे आपने जो भी मास्टर हैंड होगा आपने मास्टर हैंड से ये पोजीशन बनानी है। जहां पे आपकी हाथ की हथेली आई मतलब वहां आपका हार्ट आ गया, ये आपने लोकेशन प्रेस की किसकी, हार्ट की। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे हम जब हम देखते हैं कि पेशेंट को जब विक्टिम को क्लैप हो गया तो चेस्ट पे जो लोकेशन है, कई बार हम हार्ट हमारा नीचे रह जाता है तो हम चेस्ट कंप्रेशन को ऊपर दे देते हैं या नीचे दे देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, पूरा मतलब हार्ट को ट्रेस करने का, हार्ट को ट्रेस करने का ये प्रोसेस, ठीक है। जहां पे जो आपका आया हाथ आया, हाथ के नीचे क्या है, हार्ट है। जो मास्टर हैंड है वहां पे आपने उसको एक हाथ रखना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा जो फ्री हैंड है
फ्री हैंड से क्या कर रहे हैं, उस विक्टिम का नोज पिंच कर रहे हैं, नाक को दबा के तो क्या करनी है, उसको माउथ टू माउथ सांस देनी है। माउथ टू माउथ सांस देने का क्या मतलब है, क्यों देनी है, ताकि उसको भी थोड़ी सी ऑक्सीजन पहले मिलेगी, उसके लंग्स में जाएगी तो फिर ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। माउथ टू माउथ सांस देनी, जैसे हम नॉर्मल सांस देते हैं वैसे नहीं, जोर से सांस डालने अपने अंदर भरनी है, जोर से सांस, उसको नोज पिंच किया, फिर उसके मुंह में दबाकर माउथ टू माउथ सांस देनी है। हमारे पास तो सीपीआर पॉकेट मास्क होते हैं, उसके मुंह पे मास्क रखा तो मास्क के जरिए हम उसको सीपीआर देते हैं। बट नोज पिंच करके दो माउथ टू माउथ सांस दी, सांस देने के बाद क्या करना आपने, सांस देने मतलब एक, अब जैसे नॉर्मल लेते हैं वैसे नहीं, थोड़ा जोर से सांस अंदर भरनी है अपने, फिर उसके मुंह में सांस देनी है। अगर कोई आपके पास सीपीआर पॉकेट मास्क नहीं होगा तो कोशिश ये करनी है कि जो भी विक्टिम होगा उसके ब्लड प्रोटेक्ट में नहीं आए, ठीक है। कोई रुमाल का, दुपट्टे का, या कोई टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर लो, या कोई जो हमारे डिस्पोजेबल कप होते हैं, ये भी एक कप वाला सिस्टम बड़ा अच्छा है क्योंकि उसके मुंह को कवर करेगा और ऊपर से थोड़ा सा होल्ड करना है, उसको होल्ड करके उसको जोर से आप सांस देनी है। दो सांस देनी, सांस देने के बाद फिर सांस देने के बाद क्या करना है, फिर आपने जहाँ पे जो लोकेशन प्लेस की है हार्ट की, फिर आपने उसको वहां पे चेस्ट कंप्रेशन करनी है इस तरीके से। एल्बो लॉक करनी है, शोल्डर को, बॉडी वेट को ऊपर ले जाना है और चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए 30 into 2 रेशो, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार आपने क्या करना है, उसको माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। 30 into 2 रेशो का एक सीपीआर का साइकिल हो जाता है। कितना कितना 30 into 2 रेशो, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ठीक है। माउथ टू माउथ आपने उसको सांस देनी है। 30 into 2 रेशो एक सीपीआर का साइकिल होता है। अगर टाइमली किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस वाले या कार्डियक अरेस्ट वाले या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ये प्रोसेस आपने कर दिया तो 50% चांस होते हैं पकड़ने की रिवाइव होने, और ये हमने प्रैक्टिकल करता हमने बहुत बार करके दिया और कई विक्टिम हमने इस तरीके से रिवाइव की है, ठीक है। और अब ये चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी जो आपकी जितनी भी फोर्स है, ताकत है, वो पूरी ही आपने इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है उसकी रिस्ट टूट जाएगी, तो वो रिस्ट टूट के आपको पंचर करेगी तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा। इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, जो आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो, डेप्थ कितनी होनी चाहिए एक अडल्ट के लिए, जो यंग पर्सन है, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये 3 से 4 सेंटीमीटर आप उसको दबाओगे ना तो बड़ी फोर्स लगती है, क्योंकि जब इस केस में आ रहा है ना तो बड़ा स्ट्रांग होता है। 3 से 4 सेंटीमीटर एक अडल्ट के लिए, 2 से 3 सेंटीमीटर एक चाइल्ड के लिए, और 1 से 1.5 सेंटीमीटर एक से छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, छोटा बेबी 1 साल से नीचे उसको कितनी 1 से 1.5 सेंटीमीटर चाइल्ड के लिए, 1 से 2 से 3 सेंटीमीटर, और 3 से 4 सेंटीमीटर एक अडल्ट के लिए, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपको सीपीआर का किसी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को या कि अनकॉन्शियस पेशेंट को ये टाइम दे दिया, टाइम कितना 6 से 8 मिनट के अंदर, क्योंकि जो क्लिनिकल डेथ है, क्लिनिकल डेथ को बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट होने में 8 मिनट का टाइम लगता है, और अगर 8 मिनट से ऊपर टाइम हो गया तो फिर सीपीआर देने का कोई फायदा नहीं। जब ब्रेन एक बार डेड हो गया तो कोई फायदा नहीं होता, क्लियर है, समझ आया मुझे। अब कोई एक लड़का आ जाओ आगे, ये सीपीआर परफॉर्म करके दिखाओ कि सीपीआर दे रहा कैसे, कोई एक लड़का या कोई गर्ल या बॉय, कोई एक आ जाओ। तो मैं और बताऊंगा आपको, ये जो सीपीआर का जो प्रोसेस है, ये कभी भी आपने घर जाके अप्लाई नहीं करना है कि जहाँ पे आपने सीखा सीपीआर कैसे दे रहे, तो घर गए तो छोटे भाई को लगाया कि चलो मैं देखो सीपीआर देता हूँ। ये लाइव विक्टिम को कभी भी सीपीआर नहीं देना है, जिसको नीड है, जिसको जरूरत है, उसी को आपने सीपीआर देना है। और जो चेस्ट कंप्रेशन को देने हैं, ये इसलिए हम डमी पे मतलब अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हार्ट हमारा है इसका अपना फंक्शन है, ये खुद का मतलब इसकी फंक्शन जो चल रही है ऑटोमेटिकली, गॉड गिफ्टेड है। अगर लाइव विक्टिम को आपने सीपीआर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। विक्टिम को अगर लाइव विक्टिम को सीपीआर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लाइव विक्टिम को कभी भी सीपीआर नहीं देना है।
ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि ये डमी हमारे पास पड़ी है। अगर जहाँ भी आपको परफॉर्म करना है तो अगर अपने आप को परफेक्ट करना है कि अगर मौका मिलेगा तो कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, जहाँ भी आप कर सकते हो। इसलिए हमने बताया कि कोई गर्ल या कोई लड़के कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है तो आप आगे आ सकते हैं। मतलब आप ये वाली चीज़ है, इसको अपने ऐसे ऐसे पलट करना है। कहाँ है ये सेंटर में, ये सेंटर आगे, ये आगे मतलब आपका सेंटर और ये डमी यहाँ पे सेंटर से 2 फिंगर अपवर्ड ऐसे आ जाओ। नीलिंग पोजीशन बैठो, नीलिंग घुटनों के ऊपर बैठो। शाबाश, क्लोज, घुटने क्लोज, बिल्कुल। देखो पोजीशन भी सही होनी चाहिए। जो एक रेस्क्यूर है ना, अगर उसकी पोजीशन सही नहीं होगी तो सीपीआर का जितना उसका इंडेक्स पड़ रहा है, आसन जिसका होना है वो नहीं होगा प्रॉपर। दो फिंगर अपवर्ड, शाबाश। जो भी मास्टर हेड है इनका ऐसे जहां पे मास्टर हेड आया समझ लो वहां से आपका हक आ गया। और घुटनों के बल आ जाओ और आ जाओ, सीधा खड़े हो जाओ। इस तरीके से ये एल्बो आपने ना करनी है। जहां पे अगर हाथ आ गया वहां से हाथ नहीं करना है, बाजू बेंड नहीं करनी है, एल्बो मतलब लॉक कर देनी है जल्दी। ये जो आप सीपीआर को दे रहे हो, ये 1 मिनट में 100 की गिनती होनी चाहिए। 1 मिनट में हार्ट मारा कितना, 1 मिनट में कितना सरकार नहीं करता है। क्या है इसकी एवरेज क्या है? 1 मिनट में हार्ट मारा कितनी बार आप बोलते ना, 1 मिनट में कितनी करते हैं दिल की, कितनी 72, यही ना 72। मगर इसकी एग्जैक्ट नहीं है 72, हर किसी बंदे की 72 होगी। 60 से लेकर 80 के बीच में जिसकी हार्ट बीट 60 से 80 के अंदर होगी तो वो एक नॉर्मल पेशेंट है। नॉर्मल मतलब वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, 60 से लेकर 80 के अंदर किसी होगी। इसलिए आपने क्या करना है, इसको इतनी जल्दी आपको चेस्ट कंप्रेशन लेने हैं कि 1 मिनट में 100 की गिनती होनी चाहिए। जो नॉर्मल जो हमारी रेशियो है हार्ट बीट की 60 to 80 के बीच में, इसलिए आपको उससे फास्ट आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं क्योंकि उसकी हार्ट में काम करना बंद कर दिया, कोलैप्स हो गया। आपने उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देके उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं ताकि वो फिर रिवाइव हो, फंक्शन में फिर आए। इसलिए इसकी डेप्थ और इसकी जो चेस्ट कंप्रेशन की जो रफ्तार है, फास्ट कितनी फास्ट में देने आपने 1 मिनट में 100 की गिनती होनी चाहिए और 30:2 रेशियो 30 बार देना है। 30 से ऊपर आपने काउंटिंग नहीं करनी है। 1 2 3 4 ऐसे आपने 30 बार करना है। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देके फिर आपको क्या करना है, ये वाली जो पल्स कैरेटिक पल्स मतलब ये वाली पल्स चेक करनी है। अगर काइंडली किसी पेशेंट को 2-4-6 मिनट के अंदर आपने क्लास प्रोसेस आपने कर दिया, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक वाले पेशेंट या कोई क्रोनिक केसेस वाला पेशेंट मिलता है तो 50% चांसेस है बंदे की रिवाइव। इसलिए कोई और अगर गर्ल्स या बॉयज कोई और इसका थोड़ा सा अपने आप को परफेक्ट करना चाहता है, इसका प्रैक्टिकल करना चाहता है, डमी हमारे पास पड़ी है। आज नहीं कल परसों जितने भी 1-2 दिन हो रहा है, अगर कोई इसका प्रैक्टिकल करेगा तो उसके लिए वो उतना बेटर। अगर कोई और आना करता है आगे तो वो आगे कर सकता है। करेंगे कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है? इसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का? सीपीआर के बारे में है कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ पे कैसे आप सीपीआर देना उसको? सबसे पहले आपने क्या बोला, ये जो हमारी क्लास इसको ये इसको कंप्लीट करते जब है तब आप दो फिंगर अपवर्ड ये और मास्टर हैंड रखो ये यहाँ पे बिल्कुल सीधी रखो, ये आ गया। और जो आपका फ्री हैंड आ गया ना दूसरा आपने क्या करना है, नोज पीछे करना है
आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होगी। फिर आप लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल मतलब मिली पोजिशन में आना है, घुटनों के बल आना है। फिर आप लोग चेस्ट को प्रेशर देंगे। चेस्ट को प्रेशर मतलब उसको आपने उसकी चेस्ट को प्रेस करना है। प्रेस करने का मतलब जैसे आप उसको प्रेस करोगे ऐसे। अब रखो हाथ ऊपर आप बिल्कुल आप एल्बो वहां करनी है, ठीक है? एल्बो नहीं करनी, फोल्ड नहीं करनी। और जहां पे हाथ आ गया वहीं पे रखना है, हाथ को हिलाना नहीं है आगे पीछे। अब देखो जोर से ये रिस्ट के बड़ा हार्ड होता है। ये जो आप कर रहे हो ना 3 से 4 सेंटीमीटर, इसमें बड़ी फोर्स लगती है। उसके बाद आपने अगर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन दे रही है तो आपने ये वाली पल्स आपने उसकी चेक करनी है। अगर टाइमली हो गया ना 6 से 4 मिनट के अंदर, तो ये वाली पल्स अगर रिवाइव होगी, चल पड़ी, समझ लेना कि वो बंदा रिवाइव हो गया, वो क्लिनिकल गैस से ही बाहर आ गया। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, वो बताऊंगा आपको जो घरेलू नुस्खे होते हैं। एक बार क्या होता है कि हम घरों में काम करते हैं, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो चलने की हालत में होते हैं, कोई चीज को मुंह में फंसा लेंगे। इसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी चीज बाहर की कोई हमारे गले में आके रुकावट पैदा करते, तो उसको आपने कैसे क्लियर करना? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एयरवे मतलब जैसे बच्चे कोई होता है, कोई कॉइन मुंह में डाल देता है, कोई खाने वाली चीज होगी या कोई टॉयज हो गया मुंह में डाला, तो क्या गले में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। अब उस ऑब्स्ट्रक्शन को आपने क्लियर कैसे करना है? पहले क्या हमारा जो पुराना जो तरीका है, हम क्या करते हैं, बच्चे को थोड़ा ढोल करके उसके पीछे टैग करते हैं, हल्की मारते ना पीछे। तो कई बार क्या होता है कि वो गले में जो चोकिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं चोकिंग। वो गले में जो चोकिंग होती है वो निकल जाती है। अगर कोई चीज फंसी होगी, ये जो हमारा ट्रैकी है ना, ये ब्रूज बने होते हैं, रिंग टाइप का होता है। अगर एक दो ब्रूज में फंसा हो तो निकल जाएगा, अगर नहीं है थोड़ा नीचे चला गया तो ये टैग वजह से फिर वो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक और मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसको करना है। ये आ गया यूनिवर्सल साइड। अगर गले में कोई चीज फंसी है तो हाथ कहां जाएंगे? गले पे जाएंगे ना, ये यूनिवर्सल साइड है। अगर किसी को पेट दर्द हो रही है तो हाथ कहां जाएंगे? पेट पे आएंगे। हेडेक हो रही है तो हाथ कहां जाएंगे? अगर किसी को कोई टांग में कोई प्रॉब्लम है तो उसका यूनिवर्सल साइड आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो उसको चलने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे टांग में होता चलता है थोड़ा ऐसे डगमगाता हुआ चलेगा, तो ये क्या आएगा यूनिवर्सल साइड। अगर कोई चोकिंग हुई है गले में तो उसके हाथ कहां जाएंगे? गले में। अब गले में हाथ जाएंगे तो सबसे पहले अगर किसी बंदे को या किसी पेशेंट को अगर चोकिंग होगी ना, सबसे पहला उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? उसकी साउंड पे, उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। आवाज बंद हुई पहले 2-4 सेकंड में, फिर उसके बाद अगर और 10 सेकंड निकल 15-20 सेकंड, तो उसको आप स्लोली उसकी जो ब्रीथिंग है, सांस जो ले रहा है, उसमें रुकावट आएगी। सांस लेने में 15-20 सेकंड निकल गए तो बंदा फिर क्या होगा, सांस ही बंद होगी। सांस बंद होने के बाद बंदा कोलैप्स होकर नीचे गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये ऐसे अगर गले को पकड़ा है तो समझ लेना कि इसको चोकिंग हुई है, कोई इसके गले में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे आपने क्या किया, उसको पीछे करना है, उसकी बैक साइड जाके क्या करना है, जो उसकी टांगों में अपनी एक टांग ऐसे सेंटर में रखनी है, ताकि वो अनकॉन्शियस होकर नीचे ना गिरे। उसका बॉडी वेट पूरा अपने ऊपर ले लेना, हाथ को छुड़ाना। और जो हमने बताया कि ये जाइफाइड प्रोसेस, ये सेंटर वाला जाइफाइड प्रोसेस, और जो हमारी नाभि है अम्बिलिकल, इसके सेंटर में आपने एक रिंग बना के रखी है। ऐसे रखो, जब ऐसे रखो थंब की मदद से, ये वाली चीज जहां पर रखोगे ना, दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, ग्रिप बनानी है। ग्रिप बनाने के बाद उसको अप डाउन ऊपर वाली साइड आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं। इस तरीके से थ्रस्ट दोगे ना, 2 3 4 5 थ्रस्ट अगर किसी पेशेंट को दोगे तो उसको तो क्या होगा कि उसके अंदर जो उसका जो स्टमक है, पेट है, उसमें प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से उसको वॉमिटिंग आएगी, और इतनी प्रेशर से वॉमिटिंग आएगी जो गले में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएगी। ये एक तरीका है, जैसे आप पीछे से टैप करते हैं पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे, अगर वैसे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से आपको उसको कोई जो विक्टिम होगा अडल्ट, अगर कोई छोटा बच्चा होगा, अगर
अभी छोटा बच्चा होगा इनफेंट, तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, उल्टा करके ऐसे पकड़ा, उल्टा किया, और ये जो आपका थंब और फिंगर है, जहाँ इसके सेंटर में बोलो, उसका नोज मुंह ऐसे रखना है, ऐसे मुंह से नहीं दबा देना, ऐसे करोगे कोई चीज फंसी होगी तो वो अभी नहीं निकलेगी, बाहर नहीं आएगी ना, तो ऐसे करना है। उसको बैक फ्लो, पीछे वाली साइड जो हमारा जो स्टेपल है ना, इसके सेंटर में आपने थोड़ा सा दबा के ऊपर वाली साइड प्लस देने, 5 बार बैक फ्लो करोगे, 5 बार उसको सीधा करके करोगे, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जो उसका जो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारा मतलब एक एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आप अगर इसको किसी भी पेशेंट को मौके पे अगर ये बात चीजें अप्लाई करोगे तो आप किसी विक्टिम की जान को बचा सकते हो। और ये बड़ी स्वभाव की बात है, अगर किसी लाइफ में अगर किसी एक बंदे को भी आपने जो CPR ऐसी वाली जो ऑपरेशन क्लियर करती ना, तो हमने तो किया है, क्योंकि हमारा तो काम है, हम तो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मगर इस सिविल सोसाइटी में हमें बताने का यही मकसद है कि मौके पे SDR मौके पे डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा कहीं, और जो चीजें आपने एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आपने मौके पे अगर चीजें अप्लाई करती तो किसी विक्टिम की आप जान बचा सकते हैं। और जान बचाना मतलब हम किसी को ये सांसें दे नहीं सकते हैं, अगर बचा दी तो बड़ी स्वभाव की बात है, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई डाउट है, किसी को प्रैक्टिकल कोई करना चाहता है, आज नहीं कल परसों, आज कब नाक में देखो बच्चे, नाक और मुंह, इसका कनेक्शन, नाक से आप खाना तो नहीं खा सकते हो, खा सकते हो, नाक से सांस लेते हैं, कई बार हमें खांसी जुकाम होता है, हमारा जो नोस्ट्रिल है ये ब्लॉक हो जाता है, सांस नहीं आती है, ऐसा तो होगा ना। और सांस फिर हम कहां से लेते हैं, मुंह से। ये नाक का और मुंह का जो हमारा यहाँ पे जो फूड पाइप और विंड पाइप, इससे क्या होता है कि ये जो ट्रैकी है ना, ट्रैकी के अंदर फूड पाइप होती है, विंड पाइप होती है, विंड और फूड पाइप में क्या होता है, मैक्सिमम एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिक्स, जो एक फंक्शन, उसका काम क्या होता है, वो मैक्सिमम कहाँ रहता है, फूड पाइप में। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, वो फूड पाइप से उसके विंड पाइप में आया है। जैसे हम कोई खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते जैसे हम खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद हम उसको पेट में जब जाता है वो, तो वो फूड जो फूड पाइप में एपिग्लोटिस होता है वो उसके विंड पाइप में आया है, इसलिए वो खाना हमारे पेट में चला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हम खाते खाते या पानी पीते पीते आपको प्रोटीन मैंने बताया इसलिए कि प्रोटीन किससे कैसे होती है, फूड वाली पाइप में कभी प्रोटीन नहीं होगी, प्रोटीन जब भी होगी विंड पाइप में होगी। कहां होगी, विंड पाइप में। प्रोटीन मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो वो जो एपिग्लोटिक्स है, ये कई बार क्या होता है कि किसी मेडिकल केसेस में ऐसा हमें लगता है कि उसकी स्वेलिंग हो जाती है, या उसमें कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, या कोई फॉरेन चीज, जैसे FDA मैंने बोला फॉरेन बॉडी एयर इंफेक्शन, नाक में कभी भी कोई चीज नहीं फंसेगी, नाक में कोई चीज जाएगी, नाक से हम सांस लेते हैं, कोई चीज खा नहीं सकते, जो हम खाना खाएंगे जो चोकिंग हमारी होगी वो विंड पाइप की होगी, और विंड पाइप को क्लियर करने के लिए हम हमारा जो फार्मूला आपने क्लियर कर दिया, किसी को दे दिया ये प्रोसेस पूरा बच्चे, तो वो उसकी चोकिंग क्लियर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, छोटे बच्चे हमारे जब बाथरूम जाते हैं तो जिप की प्रॉब्लम आ रही, बच्चा कोई नाक में कोई चीज फंस जाती है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि नाक में जब हम गांव में, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में हम लोग एक बार क्या है कि जैसे आम का सीजन होता, आम का सीजन था, तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जब मतलब मौसम में तब्दीली होती है तो उसको नाक वगैरह उसका चल रहा था बच्चे का, तो मैंने आम का छोटी सी ऐसे स्टार्टिंग में जो बोलते हैं जैसी औंकड़ी, ऐसे बोलते हैं औंकड़ी, माकड़ी क्या बोलते हैं उसको ना, हम मैं वो खा रहा था, मैं भी छोटा था, मैं इस तरह नहीं था, छोटा था मैं, तो उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे को दे दो, तो मैंने क्या किया, ऐसे कैंटी है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे मैंने कैंटी, और उसका क्या नाक चल रहा था, वो उसने क्या किया कि वो सडनली ऐसा होने की ये बात होनी थी, ऐसे जहाँ पे
तो उसको नाक में लगी और उसने ऐसे किया तो वो सीधी नाक में घुस गई वो नाक में घुसी थी भी उसी साइज की, वो नाक में घुस भी सकती थी। और अब वो बचा, अब उसको निकालना कैसे? मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसको मतलब नीचे जा, वो और खींच रहा हूँ। अब मैं भी परेशान, मैंने भी नहीं बताया, वो उसने नहीं बताया। वो रात निकल गई पूरी। जब रात निकल गई तो वो उसका नोट सुबह ऐसे गली हो गई। अब करना क्या? मैं भी डर रहा था क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था। मैं डर रहा हूँ कि ये ना बताया कि इसने ये किया तो ये उसकी मेरी वजह से हुआ है। अब क्या किया कि हमारे गांव में एक वो था, वो अडल्ट था, और उसने क्या किया, नाक देखा, जब ये वैल्यू होगी, पूछा क्या हुआ। फिर उसने बताया कि मेरे पास आया, मैंने बोला कि मैं उसने मेरे से मांगी तो मैंने दी ऐसे, क्या कि ऐसे करके जहाँ पे लगी तो उसने जैसे ही वहां पे लगी उसने ऐसे किया तो वो नाक में घुस गई। मैंने नहीं बताया, मैंने इस बात को मतलब सीरियस में नहीं लिया। अब क्या हुआ कि नाक में स्वेलिंग होगी, अब उसको मतलब परेशानी होगी, दर्द लगी होने है ना। हमने क्या किया, उसका उसने बच्चे ने क्या किया, उसका नोज जाके ऊपर से पकड़ा, सुई होती है सुई नुकी की, ऊपर से ऐसे सुई घुसाई बीच में, जैसे वो उसके अंदर घुसी ना तो उसने खींची ऐसे बाहर, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन उसकी क्लियर हो गई। कुछ अगर कोई वो थी ऐसे उसमें सुई घुस सकती थी, अगर कोई हार्ड चीज होती तो फिर उसके लिए क्या था, कोई बात नहीं था, हमारे पास ऐसा कोई घरेलू नुस्खा तो है ही नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता, फिर वो लंबा प्रोसेस चलता है ना। अगर ये चीजें कॉमन सेंस की कई बार ऐसे हमें लगानी होती है कि मौके पे अगर कोर्ट की बात होने से आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है।